हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन टॉपिक के लिए सेकंड वीडियो। देखो बेटा, लास्ट क्लास में आपने एक बात सीखी थी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, या फिर जो फ्रिक्शन है वो मोशन के अपोजिट एक्ट करता है। फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू मोशन। और देखो मोशन कहाँ हो रहा है, जिस साइड हम फोर्स लगा रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू फोर्स। जैसे एग्जाम्पल था हमारे पास कल एक, ये बॉक्स है। अगर इस बॉक्स को आप राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, लेफ्ट। मूव कहाँ करवाना चाहते हैं आप इसको, राइट, तो फोर्स कहाँ लगाएंगे, राइट में। लेकिन फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, लेफ्ट में। ठीक है। अगर हम अपोजिट कर दें, सेम बॉक्स है हमारे पास, वही सरफेस है हमारे पास। अगर अब हम इसको लेफ्ट में मूव करवाना चाहते हैं, वी वांट टू मूव इट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आपको पता है फ्रिक्शन का एक्ट करेगा बेटा, राइट में एक्ट करेगा। और ये क्या कर रहा है कि हमारे फोर्स को कम करने की कोशिश कर रहा है। देखो अपोजिट है ना, अपोजिट में आपको बताया था फोर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि मोशन का अपोज कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है। ये सब बातें हम इसके बारे में कह सकते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेस मोशन, विच अपोजेस मोशन। ठीक है। अब बेटा बात ये आती है कि मोशन को तो अपोज कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन डिपेंड किस किस पे करता है। मींस हमारा नेक्स्ट और आज का टॉपिक रहेगा कि फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड, कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है या फ्रिक्शन है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। उससे पहले हम ढंग से एक चीज समझते हैं कि फ्रिक्शन हो ही क्यों रहा है, मतलब रीजन क्या है इसका, कोज क्या है फ्रिक्शन का। तो देखो, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इस सरफेस पे देखो, ये सरफेस है और ये बॉक्स है। इन सरफेस के बॉक्स का एक कांटेक्ट है ना, ये कांटेक्ट है किसका, बॉक्स का और सरफेस का। मींस इस ये बॉक्स का नीचे वाला सरफेस ले लो, और ये टेबल है मान लो, ये टेबल का ऊपर वाला सरफेस। तो दो सरफेस के बीच में तब भी कांटेक्ट है, वहां पे लग रहा है ये फोर्स। कहाँ लग रहा है, कांटेक्ट पे। पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट एक्ट्स एट द कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस जहां कांटेक्ट में आ रखे हैं आपके, वहां पे क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। देखो बेटा, आपको पता है कि आपने दो टाइप के सरफेस पढ़े होंगे। आपने जो टाइप्स ऑफ सरफेस पढ़े होंगे वो दो पढ़े होंगे। एक तो हम बोलते हैं स्मूथ सरफेस, और एक हम बोलते हैं रफ सरफेस। स्मूथ को हम बहुत बार से प्लेन वर्ड से भी रिप्लेस कर देते हैं कि ये बहुत ही प्लेन सा है, मतलब बहुत स्मूथ है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, या फिर ऐसे सिल्की सिल्की सा हम बोल देते हैं। और रफ सरफेस में मतलब क्या था कि थोड़ा खुरदरा सरफेस है, हम ऐसा बोलते हैं। तो देखो, अब जैसे मैं आपके सामने ड्रॉ करूं, एक तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया सिंपल लाइन, और एक मैंने इस लाइन को थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा ऐसे सीधा नहीं रखा। तो आप क्या बोलोगे कि इन दोनों सरफेस में से आपको एक सरफेस को बताना है प्लेन है और एक को बताना है रफ है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सरफेस प्लेन होगा और कौन सा सरफेस रफ। तो आई थिंक जो आप फर्स्ट है उसको तो बोलोगे कि स्मूथ सरफेस है, और जो सेकेंड ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा दिख रहा है, आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, इसके लिए आप क्या यूज करोगे कि कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि रफ सरफेस में ना ऐसे थोड़ा सा क्या होता है कि ये ऊपर नीचे के थोड़ा रेगुलर पैटर्न नहीं होता, ऐसे प्लेन नहीं होता बिल्कुल भी। देखो, जो पेपर, जैसे ये पेपर हमें काफी प्लेन दिख रहा है, ऐसे खुरदरा नहीं लग रहा, लेकिन अगर हमें, आपको पता है कि इसके छोटे से सेक्शन को हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें ना, तो ये भी क्या है, इसमें भी ऐसे थोड़े अप डाउन मिलेंगे। ठीक है। देखो क्या होता है, अब मान लो ये सरफेस किसका था, देखो ये टेबल सरफेस था। टेबल सरफेस को जब आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो ऐसे थोड़ा रफ रफ सा नजर आया। हाँ, थोड़ी रफनेस कम है बाकियों के कंपैरिजन में, पर थोड़ा रफ है।
ऐसे ही आपने ये ब्लॉक है, इसका नीचे का सरफेस देखा, देखो वो भी ऐसे रफ 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 सा था। अब देखो मैं एक चीज़ बना रही हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ये ऐसे रफ सरफेस बना दिया, इसको आप रफ सरफेस बोलोगे। एक दूसरा रफ सरफेस बनाते हूँ, देखो ऐसे, तो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो गई। जैसे देखो ये हाथ है यहाँ पे ऐसे, और ये दूसरा है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गए, इंटरलॉक हो गए। जैसे आप ऐसे देखिए, अगर मान लो ऐसे है तो ये आराम से मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐसे इंटरलॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो ऐसे मूव करवाने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि दोनों सरफेस में थोड़ी सी इरेगुलरिटीज हैं। क्या है, इरेगुलरिटीज, जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से क्या आई, रफनेस आई। तो ये इरेगुलरिटीज होने की वजह से क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। समझ आई बात, कि कोई भी दो सरफेस हैं, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, देखो ये ध्यान रखो, अगर मान लो ये फिंगर्स दूर दूर है तो क्या इनमें इंटरलॉक हो रहा है, नहीं हो रहा। जब ये फिंगर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो इसमें क्या हो रही है, एक इंटरलॉकिंग हो रही है, और अब मूव करवाने में दिक्कत आएगी। तब दूर दूर है तो मूव करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि देखो पहले तो क्या होगा, टू सरफेस होंगे वो कांटेक्ट में होंगे, देयर इज ए कांटेक्ट, देयर इज ए कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में क्या होंगे, कांटेक्ट होंगे। जो सरफेस बेटा चाहे आपको कितना भी प्लेन दिख रहा हो, वो थोड़ा या ज़्यादा रफ तो थोड़ा सा होता है, मतलब उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं और किसी में कम होती हैं। अब दो सरफेस जब कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी जो इरेगुलरिटीज हैं, जो वो एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगी, तो उससे क्या होगा, इंटरलॉक हो जाएंगी। और इस इंटरलॉक होने की वजह से मूव करने में क्या आती है, डिफिकल्टी आती है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रिक्शन कहते हैं। तो हम फ्रिक्शन की एक चीज़ पे पहुंचे कि फ्रिक्शन जो है ना, वो सरफेस की रफनेस पर डिपेंड करती है। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको ये पेपर दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक सेल है, इस सेल को हम मूव करवाएंगे दो अलग अलग सरफेस पे, जिससे आपको ये समझ आएगा कि जो फ्रिक्शन है वो सरफेस पर डिपेंड कर रहा है। देखो जैसे मेरे पास एक सर्कल टाइप कुछ है, मैं यहाँ से इसको छोड़ रही हूँ सेल को, आप इसकी मोशन को नोटिस करना। देखो ये मूव करके, और आपने देखा होगा कि आपकी पूरी स्क्रीन को ऐसे क्रॉस करता हुआ चला गया, तब मैंने इसको कहाँ मूव करवाया, इस पेपर पे मूव करवाया। अब हम इसी का सेकेंड पार्ट के लिए क्या करते हैं बेटा, ये मेरे पास एक क्लॉथ है, मैंने इस क्लॉथ को यहाँ पे अरेंज कर दिया है, ठीक है। और ये देखिए, ये मैंने फिर से वही सेल लिया है, सेम वही पोजीशन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने पेपर के ऊपर क्लॉथ रखा है। अब देखो मैंने फिर उसी पोजीशन से स्टार्ट करके मैंने सेल को ड्रॉप करने जा रही हूँ, आप नोटिस करना उसको। देखो ये यहीं पे रह गया, एक बार हम दोबारा ट्राई करते हैं। देखो ये यहाँ से लेके, आपको मेरी फिंगर दिख रही होगी, यहाँ से लेके सिर्फ इतना ही मोशन कर पाया, ठीक है। और जो हमने इससे पहले जस्ट वाला किया था, इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं कि सेम सिचुएशन में मैंने जब इसको ड्रॉप किया तो ये आपका पूरा पेपर क्रॉस कर गया। मीन्स अब आप डिस्टेंस सोच सकते हैं, अगर मान लो ये पेपर इतना है, देखो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, और जब हमने क्लॉथ लगाया था तो उसने कुछ इतना सा डिस्टेंस कवर किया था। तो आपने इस एक्टिविटी से एक कंफ्यूजन निकाला कि जब आपकी ये प्लेन शीट रखी हुई थी, ये प्लेन शीट थी, या कह सकते हो पेपर रखा हुआ था, तो इसने लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल किया, लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल किया। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने क्लॉथ रख दिया तो क्लॉथ की वजह से उसने स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखो, अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हम ऐसे समझेंगे, ये सेल था हमारा, ये मूव करना चाह रहा था, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस था, कैसा था, लेस, तो उसने धीरे धीरे अपोज किया और वो काफ़ी दूर तक चला गया। यहाँ पे क्लॉथ था, क्लॉथ में फ्रिक्शन लार्ज हो गया, रुकावट, फ्रिक्शन मतलब रुकावट समझ सकते हो आप, रुकावट बढ़ गई,
तो जल्दी से स्टॉप हो जाएगा, तो कैसा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि देखो क्या चेंज हुआ, सेल तो सेम था, जहाँ से फेंक रहे थे वो भी सेम था, सब कुछ सेम था, लेकिन जहाँ पे वो मूव कर रहा था, जो उसकी लोकेशन थी, जो सरफेस था, वो चेंज हो गया। पहले क्या थी, वो शीट थी, और बाद में क्या था, क्लॉथ था। तो इसका मतलब जो आपका फ्रिक्शन है, जो आपका फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस सरफेस पे मूव कर रहा है। इस एक्टिविटी का कंक्लूजन हम ऐसे देंगे कि जो आपका क्लॉथ है, तो क्लॉथ हैव मोर इरेगुलरिटीज। क्लॉथ में क्या है बेटा, ज्यादा इरेगुलरिटीज है, मतलब ये जो उबड़ खाबड़ जिसको आप बोल सकते हो ज्यादा है, और पेपर में थोड़ा कम है। और सेल तो सेम था, मतलब सेल की इरेगुलरिटीज तो सेम रहेंगी, तो यहाँ पे जो इंटरलॉक हुआ था वो ज्यादा हुआ था, और यहाँ पे जो इंटरलॉक था वो लेस इंटरलॉक सिस्टम था, लेस इंटरलॉक। तो हम फटाफट आज का कंक्लूजन लेते हैं बेटा। देखिए हम यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन रहेगा आज के लिए कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। देखो जो जितना ज्यादा क्लॉथ था वो ज्यादा रफ था, ज्यादा फ्रिक्शन था, तो हम कह सकते हैं the friction will be more for a rough surface compared to smooth one। अगर आप स्मूथ और रफ में कंपेयर करेंगे तो फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगा, रफ में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए।